कहते हैं कि युद्ध की पहली बलि सत्य होता है। लेकिन जब सच को छुपाने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है? इस हफ्ते यहूदा और सामरिया के बीचों बीच आग भड़क उठी। जो स्वयंसेवक उसे बुझाने दौड़े, उन पर आग बुझाते समय हमला कर दिया गया। और फिर एक चौंकाने वाला आरोप आया कि खुद आग बुझाने वाले लोगों ने ही आग लगाई थी। तो उस रात क्या हुआ था? और अब दो अलग कहानियां दुनिया का ध्यान क्यों खींच रही हैं? यहूदा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जेएनएस टीवी। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं दोस्तों, लेकिन पिछले हफ्ते हमने यहूदा और सामरिया में उन लोगों द्वारा की जा रही आगजनी के आतंकवादी हमलों की आशंका पर बात की थी, जो इजराइल को जला देना चाहते हैं। इस हफ्ते हम फिर एक ऐसे मामले के साथ हैं जिसमें अरबों ने आगजनी की। अगली कहानी में अरब इजराइल जलाने की कोशिश करते हैं और यहूदियों पर आरोप लगाते हैं। पिछले मंगलवार रात अरबों ने ताइबा शहर के उत्तर बेन्यामिन क्षेत्र के सेला हरिमुन फान की चराई भूमि में आग लगा दी। और हुआ यूं कि जब स्वयंसेवक आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंचे, तो उन पर अरबों ने पत्थर फेंककर हमला कर दिया। एक इजरायली को हल्की चोट आई। हमले के बावजूद स्वयंसेवकों ने आग बुझाने के प्रयास जारी रखे जब तक कि आग पूरी तरह से बुझ नहीं गई। उन्होंने फायर ट्रक, बीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल किया। फुटेज में दिख रहा है कि स्वयंसेवक आग बुझा रहे हैं। चलिए क्लिप देखते हैं। आप देख सकते हैं यहूदी वहां आग बुझा रहे हैं। हालांकि आग बुझाने के बाद अरब मीडिया के पास गए और कहा कि यहूदी अपनी ही जमीन जला रहे हैं। ताइबा शहर के सूत्रों ने झूठे दावे प्रकाशित किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि निवासियों ने खुद ही आग लगाई थी। अल जजीरा नेटवर्क ने तो यहां तक कहा कि ताइबा के मेयर ने दावा किया कि तथाकथित बसने वालों ने पिछली रात उनके गांव की जमीन की एक पूरी पहाड़ी जला दी। हालांकि तथ्य स्पष्ट हैं। स्वयंसेवक आग बुझाने के लिए पहुंचे। ऐसा करते समय उन पर हमला किया गया, लेकिन उन्होंने तब तक काम जारी रखा जब तक आग पूरी तरह बुझ नहीं गई। तो यहां आपके पास आगजनी है, फिर आगजनी से इनकार है, और फिर एक यहूदी विरोधी मिथ्या आरोप है कि यहूदी लोगों ने आग लगाई थी। आपके पास ये पास करने का समय कैसे है? अगर आप इजराइल को खत्म करने और दोष यहूदियों पर डालने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो समय मिल ही जाता है। जैसे कुछ लोग हॉलोकॉस्ट या 7 अक्टूबर की घटना को इतना भयानक नहीं मानते, वैसे ही यहां भी कुछ लोग आगजनी से इनकार करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था, बस कुछ माचिस की तीलियां और थोड़ी सी जलाने वाली चीजें चाहिए, और इस तरह आग लगाकर किया गया एक आतंकवादी हमला हो जाता है। आशा है इस गर्मी में ऐसे मामले सीमित रहें और सुरक्षा एजेंसियां सभी जिम्मेदारों को पकड़ लें। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे और यूके के विदेश मंत्रियों ने 6 संस्थाओं और एक व्यक्ति पर तथाकथित बसने वालों की हिंसा के लिए प्रतिबंध लगाए। यूके के विदेश सचिव ने कहा कि नामित लोगों की संपत्तियां अवरुद्ध की जाएंगी और उन्हें यात्रा प्रतिबंध व निदेशक अयोग्यता झेलनी पड़ेगी। मुझे निदेशक पद के लिए अयोग्यता का अर्थ देखना पड़ा, जो किसी व्यक्ति को व्यापार और कॉरपोरेट गतिविधियों में शामिल होने से रोकता है। इजराइल ने जवाब में कहा कि वो नए प्रतिबंधों को, साथ ही इस हफ्ते फ्रांस द्वारा घोषित वीजा प्रतिबंध को पूरी तरह से खारिज करता है। बेजालेल स्मोट्रिच, जो इजराइल के वित्त मंत्री हैं, के खिलाफ, साथ ही उन 4 नेताओं के खिलाफ जिन्हें वे सेटलर संगठन कहते हैं, और 21 तथाकथित हिंसक सेटलर्स के खिलाफ। तो अभी यूरोप, यूरोपीय संघ और यूके इसी में व्यस्त हैं। वे कुछ कट्टरपंथी एंटी इजराइल संगठनों द्वारा दी गई अपुष्ट जानकारी के आधार पर एक खास इजरायली समूह पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिनमें से कई संगठनों को ये देश खुद ही फंड करते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है, वे जो आंकड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ओशा, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, द्वारा संकलित किया जा रहा है, जो कहती है कि यहूदी बच्चे जब जूदिया में स्कूल ट्रिप पर जाते हैं या यहूदी लोग टेम्पल माउंट पर शांति से प्रार्थना करते हैं, तो उसे भी सेटलर वायलेंस यानी बस्तियों की हिंसा माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस समय सूडान के दारफुर क्षेत्र में गैर अरब आबादी को निशाना बनाकर उनके सामूहिक नरसंहार की एक व्यवस्थित प्रक्रिया चल रही है? इसी वक्त अभी दक्षिण अफ्रीका में स्वयंभू न्याय करने वाले समूहों और प्रवासी विरोधी भीड़ ने विदेशी कामगारों और प्रवासियों को निशाना बनाया है।
म्यांमार में दक्षिण पूर्व एशिया में जातीय सफाया और हिंसा अब भी गंभीर बनी हुई है, जहां सेना और विभिन्न सशस्त्र समूह जातीय और धार्मिक आधार पर लक्षित हमले कर रहे हैं। इसी दौरान अमेरिका में एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शिकागो पुलिस अश्वेत निवासियों पर असमान रूप से बल प्रयोग करती है। मतलब इस वक्त दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है। इस समय पूरी दुनिया में बहुत अधिक हिंसा, नफरत और भेदभाव हो रहा है। क्या इन यूरोपीय देशों ने अन्य समूहों पर भी प्रतिबंध लगाया था? क्या इन देशों ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधीन रहने वाले किसी व्यक्ति पर जिसने सामूहिक हत्या की, यात्रा प्रतिबंध लगाया था? मैं मानता हूं कि यूरोपीय संघ ने हमास के कुछ नेताओं पर प्रतिबंध लगाया था। रेस्क्यूअर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार पिछले साल ऐसे 5,051 मामले थे। इसे ध्यान में रखें। जूडिया और समरिया में 5,051 आतंकवादी हमले हुए, जिनमें 24 लोग मारे गए और 400 से अधिक घायल हुए। इसमें देश के अन्य हिस्सों के हमले शामिल नहीं हैं। क्या इन देशों में से किसी ने भी इन हमलों को अंजाम देने वाले फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधीन रहने वाले किसी एक भी अरब पर कोई प्रतिबंध लगाया? क्या किसी ने इन आतंकवादियों के यूरोप यात्रा प्रतिबंधों के बारे में सुना? या वो यूरोपीय संघ क्षेत्र सी में अवैध अरब घर बनाने और फिलिस्तीनी राज्य की मांग में इतना व्यस्त है कि हमलों का शिकार हो रहे यहूदियों की परवाह नहीं कर पाता? दोस्तों, हम यहाँ इतना पाखंड का सामना कर रहे हैं। हम एक ऐसी हकीकत का सामना कर रहे हैं जिसमें यहूदी, जो यहूदा और सामरिया क्षेत्र में रहते हैं, दुनिया की नजरों में सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखे जाते हैं, ताकि सभी उन पर उंगली उठा सकें। आप हिंसा की निंदा करना चाहते हैं? बहुत अच्छा, लेकिन या तो सबके लिए करें या बिल्कुल भी ना करें। यहाँ मकसद हिंसा रोकना नहीं, बल्कि यहूदियों को निशाना बनाना है, जिसे यहूदी विरोधी कहते हैं। अब ये ध्यान देना चाहिए कि इस घोषणा के तहत कनाडा ने रिगाविम आंदोलन पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। रिगाविम एक शोध आधारित वकालत करने वाला संगठन है जो इजरायल में भूमि उपयोग और संप्रभुता पर केंद्रित है। हमने उनके बारे में पहले भी कई बार बात की है। रिगाविम का कहना है कि वे तुरंत अपील दायर करने और एक प्रतिदावा करने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें उनकी छवि को साफ करने और उनके साथ हुई किसी भी अन्याय के लिए मुआवजा देने की मांग की गई है। हम इन घटनाक्रमों पर नजर रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं अगली हेडलाइन पर नजर डालना चाहता हूं, और वैसे ये मुझे बिल्कुल गुस्सा दिला देता है। ऐसी हेडलाइन देखकर मैं पागल हो जाता हूं। ये खबर है, एक बसने वाले ने वेस्ट बैंक में कथित तौर पर मानसिक रूप से विकलांग फिलिस्तीनी को पत्थर लिए देख गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक इजरायली बसने वाले ने उसे पत्थर से धमकाने वाले फिलिस्तीनी को गोली मारकर घायल कर दिया। फिलिस्तीनियों ने कहा वो व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग था। पुलिस के मुताबिक वो फिलिस्तीनी व्यक्ति उत्तरी वेस्ट बैंक के डूमा गांव के पास एक आउटपोस्ट फान पहुंचा था। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं। उसने एक स्थानीय निवासी को धमकी दी जो उसके कार्यों के बारे में पूछताछ करने के लिए पास आया था, और कथित तौर पर उस पर पत्थर से हमला करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक उस बसने वाले ने खुद को खतरे में पाकर उस व्यक्ति को गोली मारकर निष्क्रिय कर दिया। आधिकारिक फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वाफा ने रेड क्रिसेंट के चिकित्सा कर्मियों के हवाले से बताया कि 29 वर्षीय मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को पेट और पैर में गोली लगी थी। चलो सबसे पहले टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देखते हैं। ये शुरू होता है, एक बस्तीवासी ने गोली चलाई। अब आपके सामने एक यहूदी है जो गोली चला रहा है। ये नहीं कहता कथित तौर पर गोली चलाई, बस कहता है गोली चलाई। अरबों की कार्रवाई कथित कही गई, पर यहूदी के लिए निश्चित रूप से लिखा कि उसने गोली चलाई। अब वापस हेडलाइन पर आते हैं। पहले वे गोलीबारी का जिक्र करते हैं, फिर बताते हैं कि उस यहूदी को धमकी मिल रही थी, इसी कारण उसने गोली चलाई। हेडलाइन में लिखा है, उद्धरण, जाहिर तौर पर एक मानसिक रूप से विकलांग फिलिस्तीनी। लेख किस समाचार स्रोत का हवाला देता है? ये वाफा का, जो आधिकारिक पीए एजेंसी है। वो पीए जो रोज झूठ बोलती है और आतंकवादियों को यहूदियों की हत्या के लिए पैसे देती है। उनकी समाचार एजेंसी शायद भरोसेमंद स्रोत है। अब टीओआई वाफा को स्रोत के रूप में इस्तेमाल करके कैसे बच निकलता है? बहुत बुरा है कि कई लोग खबरें ढूंढते वक्त इस हेडलाइन और आर्टिकल को सच मान लेते हैं, बिना ये जाने कि वाफा असल में पीए का प्रचार है। चलिए फिर से हेडलाइन पर लौटते हैं। फिर ये कहता है कि एक फिलिस्तीनी जो एक पत्थर ले जा रहा था। इस हेडलाइन के मुताबिक
एक यहूदी ने एक विकलांग फिलिस्तीनी को गोली मार दी जो बस सड़क पर पत्थर के साथ चल रहा था। शायद उसके पास पालतू पत्थर था। ये साफ तौर पर कहता है, एक पत्थर ले जा रहा था। सिर्फ हेडलाइन पढ़ने से पता नहीं चलेगा कि वह यहूदियों की हत्या करने की कोशिश कर रहा था। पत्थर मार सकते हैं, या और सही कहें तो हथियार के रूप में पत्थर का इस्तेमाल करने वाले अरब मार सकते हैं। और वैसे भी रिपोर्ट में पहले रॉक शब्द का इस्तेमाल किया गया, फिर स्टोन शब्द का, जैसे कि ये आदमी कोई छोटा सा कंकड़ पकड़े हुए था, ना कि कोई बड़ा पत्थर। ये अरब के काम को कमतर दिखाने की एक और कोशिश थी। अब मैं मानता हूं कि इस पूरी कहानी का एक संशोधित संस्करण भी आया था, जो थोड़ा बेहतर था। लेकिन यह वही शुरुआती लेख था जो दुनिया के देखने के लिए ऑनलाइन जारी किया गया था। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, इजराइल की पीआर इतनी खराब क्यों है? हम कहां गलत हैं? जब मीडिया संस्थान, खासकर इजरायली मीडिया, भ्रामक सुर्खियां और लेख छापते हैं, तो सच्चाई बाहर लाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, सुनिश्चित करें कि आपकी खबरें विश्वसनीय हों। साथ ही आइए हम पूरी कोशिश करें कि सच्चाई बाहर आए, खासकर यहूदी लोगों के बारे में जो यहूदा और सामरिया में रहते हैं, जिन्हें हर दिन पूरी दुनिया में बारीकी से देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते हमने खबर दी थी कि देश के केंद्र में एक इजरायली की हत्या एक अरब आतंकवादी ने की। आतंकवादी ने इजराइल के कुचाविया शहर में एक मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां के पास एक पेट्रोल पंप पर नागरिकों पर गोलियां चला दी, जिसमें एक इजरायली की मौत हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलिस्तीनी मीडिया वॉच के अनुसार बाद में ताइबा के एक इजरायली अरब आतंकवादी को एक इजरायली अधिकारी ने गोली मार दी। जब इजराइल अभी भी फरार साथी की तलाश कर रहा था, तब इजरायली सेना ने राजमार्गों पर मोबाइल चेकपोस्ट और पास के अरब कस्बों के प्रवेश द्वारों पर स्थायी चेकपोस्ट लगा दिए, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। फिलिस्तीनी मीडिया वॉच के अनुसार जब फिलिस्तीनी प्राधिकरण की आधिकारिक समाचार एजेंसी वाफा ने इस घटना की रिपोर्टिंग की, तो उसने इजरायली सेना की सड़क नाकेबंदी से फिलिस्तीनियों की पीड़ा पर ही ध्यान केंद्रित किया। पीए ने शिकायत की कि सैनिकों ने वाहनों को रोका, पहचान पत्र जांचे और आम नागरिकों की आवाजाही बाधित की। आतंकी हत्या या इजरायल की दूसरे आतंकी साथी की तलाश की आवश्यकता का कोई जिक्र नहीं था, जिसे वैसे बाद में पकड़ लिया गया था। पीएमडब्ल्यू के अनुसार पीए दोहरा व्यवहार करता है। ये सीधे तौर पर इजरायलियों के खिलाफ आतंक को भड़काता है, वहीं दूसरी ओर आतंकी हमले के बाद खुद को पीड़ित बताता है, हमले को नजरअंदाज करता है और सुरक्षा प्रतिक्रिया के बढ़ने और उसका केवल उन पर पड़ने वाले असर पर ध्यान केंद्रित करता है। अब पीए किसी आतंकी हमले के बाद कोई आंसू नहीं बहाएगा। क्या आपको लगता है पीए ने 7 अक्टूबर के बाद रोया? बिल्कुल नहीं। लेकिन पीए ट्रैफिक जैम और आईडीएफ सैनिकों की शिकायत जरूर करेगा, जो आतंकियों को रोकने के लिए तैनात हैं। वे ज्यादा से ज्यादा मीडिया कवरेज लेंगे ताकि लोगों की जान बचाने के लिए चेक पॉइंट्स लगाने पर इजराइल की आलोचना की जाए। और मुझे यकीन है कि कुछ मुख्य धारा की मीडिया संस्थाएं इस पर यकीन कर बैठीं या जानती थीं कि ये फर्जी खबर है, फिर भी इस दुख भरी कहानी को रिपोर्ट किया। मैं इस पर दाव लगा सकता हूं। अल जजीरा ने उस मेयर को मंच देकर फर्जी खबर फैलाई जिसने कहा था कि यहूदी लोगों ने आग लगाई थी। मुझे पूरा यकीन है मीडिया संस्थाओं ने कहा कि इजराइल को अरबों की जिंदगी में खलल डालना पसंद है, बिना या बहुत कम उस आतंकी हमले का जिक्र किए जिसमें एक की जान गई और कई जिंदगियां बदल गईं। दोस्तों, अब जागने का समय है, इजराइल के लिए भी। यही है फिलिस्तीनी प्राधिकरण की असली तस्वीर। वे हमारे शांति साझेदार नहीं हैं। 90 के दशक की मुसीबत में हम फंसे थे। अब इससे हमेशा के लिए बाहर निकलने का समय है। आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस हफ्ते इजराइल पर राज्य प्रायोजित जातीय सफाई का अभियान चलाने का आरोप लगाया है। यहूदिया और सामरिया, वेस्ट बैंक में बेदुइन और फिलिस्तीनी पशुपालक समुदायों के खिलाफ पिछले 3.5 साल में उनके अनुसार इस क्षेत्र के विलय को तेज करने के लिए इसे तैयार किया गया था। एमनेस्टी की रिपोर्ट, जो अक्सर इजराइल की आलोचना करती है, ने बसने वालों की हिंसा, तोड़-फोड़ आदि का विस्तार से उल्लेख किया। रिपोर्ट में बताया गया कि यहूदिया और सामरिया में समुदायों व खेतों की संख्या बढ़ी है, जिसे एमनेस्टी अरबों को जमीन से हटाने की कोशिश मानती है। विशेष रूप से क्षेत्र सी में, जहां ओस्लो समझौतों के तहत इजराइल का पूर्ण सुरक्षा और नागरिक नियंत्रण है। इसमें कुछ नया नहीं है।
इजराइल पर अक्सर संयुक्त राष्ट्र और अन्य समूह झूठे तौर पर जातीय सफाई का आरोप लगाते हैं। एमनेस्टी ये मानेगा कि जिन अरबों की बात हो रही है, वे इजरायली सरकारी जमीन पर अवैध बस्तियों में रहते हैं। उनके लिए वो हिस्सा छोड़ना आसान है। वे हर साल यहूदियों पर यहूदा और सामरिया में होने वाले हजारों हमलों को नजरअंदाज कर देते हैं। ध्यान दें, वे क्षेत्र सी का जिक्र करते हैं जो पूरी तरह इजरायली नियंत्रण में है। अब असल में यहां हो क्या रहा है? 2009 के फैयाद योजना के तहत फिलिस्तीनी प्राधिकरण जानबूझकर इन अरबों और बेदुइनों को भी क्षेत्र सी में भेज रहा है ताकि इन इलाकों पर कब्जा किया जा सके। हमने इस बारे में पहले भी बात की है। उनका लक्ष्य रणनीतिक इलाकों में अधिक से अधिक जमीन पर दावा करना है। अगर कभी इजरायल और फिलिस्तीनी प्राधिकरण में बातचीत हुई तो वे उस जमीन पर दावा करेंगे जिसे उन्होंने चुराया है। वे कहते हैं कि ये इलाके हजारों साल पुरानी तथाकथित प्राचीन फिलिस्तीनी जमीन का हिस्सा हैं। लेकिन जैसा कि रेगाविम ने 100 साल से भी ज्यादा पुरानी फोटोग्राफिक सबूतों के साथ दिखाया है, इन जगहों पर कोई अरब गांव नहीं थे। ये सब एक दिखावा है, ये सब एक खेल है। और एमनेस्टी बार बार उसी पक्ष का समर्थन करती है जो यहूदी राज्य के खिलाफ है। इसके झांसे में मत आओ, उनके फैलाए झूठों पर विश्वास मत करो। वे एक और उपकरण हैं जिसका इस्तेमाल इजराइल के पैतृक हृदय स्थल में आतंकवादी राज्य बनाने की कोशिश के लिए हो रहा है। अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है कि दिन है, तो आपको अपने आप पता चल जाना चाहिए कि असल में गहरी रात है। इस हफ्ते जेरूसलम पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र के तथाकथित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र जांच आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इजरायली अधिकारियों पर वेस्ट बैंक में बसने वालों के हमलों में शामिल होने का आरोप है, जिनसे फिलिस्तीनियों को चोट या मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली अधिकारियों ने न्यायिक और कानून प्रवर्तन निकायों द्वारा बनाए दंड मुक्ति के माहौल में बसने वालों के हमलों को वित्तीय व सैन्य समर्थन देकर बढ़ावा दिया है। वैसे रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि आतंकवादी समूह हमास ने इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के खिलाफ युद्ध अपराध किए हैं। फिर से यहूदी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और यहूदिया के यहूदियों की तुलना हमास से की जा रही है, मानो एक ही रिपोर्ट में दोनों को समान दिखाया जा रहा हो। मुझे हिंसा की निंदा करने में आपत्ति नहीं, लेकिन 5 लाख कानून का पालन करने वाले यहूदी इजरायली नागरिकों को अलग से निशाना बनाना और बाकी दुनिया पर चुप रहना सही नहीं है। ये दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र की भी एमनेस्टी जैसी कोई नैतिक दिशा नहीं है। और अंत में, इस हफ्ते नेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रिश्चियन लॉमेकर्स ने अपना इजराइल यूएस लीडरशिप अवार्ड सामरिया रीजनल काउंसिल के प्रमुख योसी डगन को दिया। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार डगन को संगठन के 2026 नेशनल पॉलिसी कॉन्फ्रेंस में वर्जीनिया की लिबर्टी यूनिवर्सिटी में प्रदान किया गया। डगन को यह पुरस्कार उनके नेतृत्व, देशों के संबंध मजबूत करने और बाइबल के हृदय स्थल के समर्थन के लिए मिला। समारोह में संगठन अध्यक्ष और डगन ने 3 राज्य विधायकों को प्रशंसा पत्र दिए, जिन्होंने जूडिया और समारिया शब्द के समर्थन में कानून पारित करने वाले पहले अमेरिकी राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। वे राज्य हैं आर्कांसस, टेनेसी और एरिजोना। इस कानून के अनुसार आधिकारिक दस्तावेजों में सिर्फ जूडिया और समारिया शब्द इस्तेमाल होगा, वेस्ट बैंक प्रतिबंधित है और यह क्षेत्र पर यहूदी अधिकार को मान्यता देता है। कार्यक्रम में अध्यक्ष ने 20 अन्य अमेरिकी राज्यों में ऐसे कानून लाने की योजना बताई। संस्थापक और अध्यक्ष जेसन रैपर्ट के नेतृत्व में NACL को अमेरिका में विधायकों का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। तो यूसी डगन, जो सामरिया क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख हैं, उन्हें बधाई देना बनता है। ये देखना जरूरी है कि इजराइल, यहूदा और सामरिया के खिलाफ नफरत के बावजूद कई लोग, शायद ये शो देखने वाले, इतिहास के सही पक्ष में खड़े होने का चुनाव करते हैं। यहाँ पर्दे के पीछे काम करने वाले JNS टीवी टीम का धन्यवाद। निर्माता बारबरा हनमोव, इंजीनियर एरॉन वोगलांटर, जैक जिकरमैन, रायान लिफ्शिट्स, स्टेशन मैनेजर यूरी स्क्वेरेट्स्की और वीडियो एडिटर केसेनिया पेलिशेंको। सुनिश्चित करें कि आप JNS टीवी द्वारा प्रदान की गई सभी शानदार सामग्री देखें। इजराइल, मध्य पूर्व और पूरे यहूदी जगत से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए jns.org पर जाएं। हमें सुपर थैंक्स दें और सब्सक्राइब करें। JNS टीवी पर यहूदा के एक और संस्करण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।